CrO4 2 minus Cr2O7 2 minus। नेक्स्ट है इसमें MnO4 2 minus MnO4 minus। इस सब का नेम देखना है, ये जो एनायन आ रहा है इसका नेम क्या हो तो वो देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले CrO4 2 माइनस तो बोलते हैं क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। Cr2O7 2 माइनस इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। अब इसका यूज करके नेमिंग कैसे लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। डाइक्रोमेट आयन। सिमिलरली MnO4 2 माइनस मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। और MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन। आयन लिख भी सकते हो, सिंपली अंडरस्टूड है, सिंपली क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, पर मैग्नेट, इस टाइप से। नेक्स्ट है इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। क्या था इसमें FeCN6 3 माइनस और एक FeCN6 3 माइनस सॉरी 4 माइनस। इसका नेम अलग हो जाता है यहाँ पे, इसको बोल दूंगा फेरी साइनाइड, साइनाइड। और जब 4 माइनस रहता है तो 3 माइनस, बाकी नीचे वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड का पार्ट है वो सेम है, सिर्फ चार्ज डिफरेंट हो रहा है। तो चार्ज जब 3 माइनस होगा तो उस केस में फेरी साइनाइड, और जब 4 माइनस चार्ज आ रहा है तो बोलते हैं फेरोसाइनाइड। ये क्या रहेगा यहाँ पे, फेरोसाइनाइड। इसके अलावा कुछ और भी रहता है, उसको भी नोट करना यहाँ पे है। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि चार्ज कितना आ रहा है उसके बेसिस पे इसका नेम चेंज होता है। देखिए यहाँ पे MnO4 माइनस है तो पर मैग्नेट आयन, और MnO4 2 माइनस आ जा रहा है तो मैग्नेट आयन। इस टाइप से तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इसको नोट करो, हम लोग देखते हैं अभी इसका यूज कैसे करेंगे एग्जांपल। सर ये फेरिसाइनाइड के आगे आयन नहीं लगेगा? लगा सकते हो फेरिस साइनाइड आयन, मतलब पर मैग्नेट सिंपली बोलो या पर मैग्नेट आयन, वो लगा भी सकते हो वहां पे। लगाना चाहो लगा दो इसमें यहाँ पे। इसीलिए आयन से तो आयन लिख भी सकते हो क्योंकि एनायन के फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा ZnO2 2 माइनस। पूछ रहे हो सर ये नेम याद करने, बिल्कुल ये नेम याद करने पड़ेंगे तुम्हें। देखते हैं इसका यूज कैसे रहता है, बट ध्यान तो रखना पड़ेगा कि पर मैग्नेट का बोलते हैं जब MnO4 पे -1 चार्ज पर मैग्नेट, जब 2 माइनस चार्ज आए तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ZnO2 2 माइनस इसको बोलते हैं जिंकेट आयन। सिंपली जिंकेट लिख लो यहाँ पे। आयन तो अंडरस्टूड है कि वो आता है वहां पे आयंस के फॉर्म में, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है वहां पे। सिमिलरली SiO3 2 माइनस सिलिकेट आयन। नेक्स्ट है इसमें SnO3 2 माइनस स्टेनेट आयन, स्टेनेट आयन। SnO2 2 माइनस स्टेनाइट आयन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझ ही सकते हो कि SnO3 2 माइनस दोनों में चार्ज सेम आ रहा है, बट इसमें SnO3 देखिए याद हो तो मैं कि SO4 2 माइनस और SO3 2 माइनस, जब दोनों सर में आपकी वॉइस चार्ज, ब्रेक हो रही है।
वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्लियर है सर। सल्फेट एंड सल्फाइड। क्लियर है सर। क्लियर है? तो अगर सब लोगों को क्लियर आ सल्फेट रहा है एंड देखो, सल्फेट। बिल्कुल। इसमें उत्कर्ष प्रोसेसर ऐसे कितने होंगे? बस यही दो चार और है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। तो मैंने लिखा है इसके बाद दो चार ही और है। जैसे कि SO4 दोनों में चार्ज क्या आ रहा है? सेम है, 2 - 2 - यहाँ पे जब चार्ज सेम है, यहाँ पे जब SO4 है, 4 ऑक्सीजन एटम, ये सल्फेट, दैट मीन्स लास्ट में AT, और SO3 2 तो सल्फाइड। तो सेम पैटर्न पे यहाँ पर SnO3 2 ये क्या रहा था तुम्हारा? 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ये AT आयन, स्टेनेट आयन, और एक ऑक्सीजन कम कर दिया गया यहाँ पे, ये क्या हो जाता है? स्टेनाइट आयन। सेम तरीके से एक और आता है यहाँ पे PbO3, PbO3 2 और PbO2 2 इसको बोलते हैं प्लम्बेट आयन, और इसको बोलते हैं सिमिलरली प्लम्बाइट आयन, इसके अलावा एक और आता है इसमें साइनेट आयन, OCN-। तो क्या बोलो यहाँ पे? साइनेट आयन। और अगर ऑक्सीजन के जगह सल्फर आ जाए, SCN-, तो बोलते हैं फिर थायोसाइनेट। ये आगे भी आएगा, अभी थायो कब कब यूज करते हैं, थायोसाइनेट। आयन लिख भी सकते हो, अंडरस्टूड है। अगर जहां पे नहीं लिखना तो वो अंडरस्टूड है, वहां पे आयन के नेगेटिव चार्ज आयन के फॉर्म में है, तो अंडरस्टूड है वो। तो इतना नोट डाउन करो, बस इतना ही, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। तो स्टार्टिंग का जो पिछले क्लास में लिखे थे मोस्टली तो सिंपल सा था, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का आ रहा है जिसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसी कैटायन और एनायन का यूज करके मुझे आयनिक कंपाउंड्स का नेम लिखना है यहाँ पर। बिल्कुल, ये चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पे है OCN-, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको जनरली वो सर्कल के फॉर्म में दिखा देते हैं इस टाइप से। बाकी वो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लास्ट में एक और लिख लोगे, मतलब इसमें बहुत सारे रहते हैं, ऐसा नहीं कितना में लिखा है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है मोस्टली, तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। एक और है इसमें C4-, तो बोलते हैं कार्बाइड। C4-, कार्बन पे 4 नेगेटिव चार्ज, इसको क्या नेम दे रहे हैं? कार्बाइड। तो इसको कॉपी करो, इसके इसी के बेसिस पे नेम लिख पाएंगे यहाँ पे अब। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? Yes, sir. यस। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। इसी के जो हम लोग कैटायन और एनायन देख रहे थे, इसी को हम लोग एक कैटायन और एक एनायन को लेकर के आयनिक कंपाउंड को हम लोग फॉर्म करेंगे, उसका नेम लिख पाएंगे फिर हम लोग। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इस पेज पे भी आते हैं हम लोग, इसका भी एग्जाम्पल आएगा अभी। अब तो मेरी यहाँ पे बोला जाए मैग्नीशियम सल्फेट, ये सिंपली MgSO4 आ रहा है तुम्हारा इस टाइप से, या फिर मैं अगर लिखूं यहाँ पे, तो ठीक है, पहले दोनों तरीके लिख लेते हैं। MgSO4 आ रहा है, तो इसका नेम क्या होगा? कुछ के बताओ, खुद से लिख भी सकते हो इसमें। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट। सही है।
सेकेंड वाले का CaHCO3 ट्वाइस, Calcium कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है, MgSO4, ये क्या रहा नेम यहाँ पे, मैग्नीशियम सल्फेट, या तुम्हें मैग्नीशियम नेम ही लिख दिया जाए मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट बोलने का मतलब क्या रहा है यहाँ पे कि Mg2+, मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होता है 2+, केटायन आ रहा है। तो जो केटायन होता है उसको सबसे पहले लिखता है यहाँ पे, एक पॉइंट ये भी याद रखना है यहाँ पे, जो केटायन है उसको पहले लिखेंगे देन एनायन को लिखेंगे। Mg2+ और SO4 2-, तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है 2-, हम लोग पीछे देख चुके हैं, और मैग्नीशियम पे 2+। इसी को जब इधर लाओगे यहाँ पे और इस 2- को यहाँ पे, तो दोनों जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। सिमिलरली कैल्शियम CaHCO3 ट्वाइस, इसको कैसे सोचोगे यहाँ पे है, ये क्या आ रहा है कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Calcium plus 2. Calcium bicarbonate और बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3-, minus 2. HCO3- को ही क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अब इसमें -1 चार्ज और इस पे 2+ है, ये कैंसिल आउट होगा नहीं, इसका जो -1 चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 2+ इधर आ जाता है यहाँ पे, और जब इसके पूरे ब्रैकेट में लिखते हैं स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये 1 और ये 2 ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ये 2 यहाँ पे एज इट इज में लिखेंगे। और एक से ज्यादा एटम जब इस टाइप से लिखा जा रहा है उसके सबस्क्रिप्ट में कुछ सुनो स्मॉल ब्रैकेट में लिख पाते हैं यहाँ पे। इसका नेम तो आसान सा है बट इसको सोचना इस तरीके से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है तुम्हारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अगर नेम भी दिया रहे तो हम लोग सोच पाएंगे वहां पे क्या रहेगा, लेकिन अगर नेम ही दे दो उल्टा यहाँ पे फेरिक क्लोराइड, ऐसा कुछ रहे तुम्हारा यहाँ पे, इसका फार्मूला क्या होगा फेरिक क्लोराइड का, अब देखना कि फेरिक आ रहा है, FeCl3। सही है बिल्कुल, ये फेरिक आ रहा है तो फेरिक क्या होता है Fe+3। अब ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +3 और +2। +3 में क्या बोलते हैं फेरिक और +2 में फेरस, Ferrous. तो +2 में फेरस और +3 में फेरिक, तो ये फेरिक आ रहा है Fe+3, और क्लोराइड क्या होता है Cl-, यही Cl- इधर आ जाता है यहाँ पे है, और ये चीज जो चार्ज आ रहा है ये इधर आ जाता है, दैट मीन्स FeCl3, इसका फार्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे FeCl3। क्लियर है, यहाँ पे काफी सिंपल सा है, इस तरीके से सोचना है। तो नेम दिया रहे या फिर फार्मूला दिया रहे उससे नेम पूछा जाए, या नेम ही दिया रहे उससे फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें स्टेनिक ऑक्साइड, कुछ भी रैंडम समय ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखना कि स्टेनिक ऑक्साइड, तो स्टेनिक क्या होता है पेज पढ़ करके देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेनस और स्टेनिक, Sn+4. Sn+4, ये क्या स्टेनिक, केटायन लिस्ट में जाकर के देखो, पी ब्लॉक में लोग पढ़े हुए थे उसमें पी ब्लॉक वाले पार्ट में Sn+4 Sn+4, तो Sn+4 में स्टेनिक ऑक्साइड क्या होता है O2 minus. O2-, देखो एनआईन वाले लिस्ट में देखो वो क्या होता है O2-। तो जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेनिक Sn+4 ऑक्साइड दैट मीन्स O2-, इसके चार्ज में 2- और यहाँ पे 4+4, इसको कैसे लिखोगे यहाँ पे है बताओ तुम लोग, फाइनली क्या आएगा यहाँ पे SN2O2, O2. SnO2। अब यहाँ पे देखोगे कि इसमें जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे 2- और +4, यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन लेकर के हटा सकते हैं हम लोग, तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे SnO2, तो ये 2- इधर आता है यहाँ पे है, और ये +4, इसमें जो कॉमन पार्ट है चार्ज का +2, तो 2 जो रहेगा उसको हटा देना यहाँ पे। सिंपली ऐसे क्या लिखते हैं यहाँ पे Sn2O4, इसको इधर लाते तो, बट यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दे रहे हैं हम लोग, यही रूल होता है यहाँ पे। सर अगर SN2O4 लिखा तो भी चलेगा क्या? नहीं, उसको मैं हटा देता जनरली यहाँ पे, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड हो, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं CaO ही लिखते हैं यहाँ पे,
तो कॉमन पार्ट को हटाना यहाँ पे वो करेक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, SnO2 ही लिखेंगे। CaO कैल्शियम पे +2 चार्ज, ऑक्साइड पे क्या रहेगा -2, वो दोनों पार्ट कॉमन हट जाता है 2 2, सिंपली CaO। बट यहाँ पे SnO2 लिखना होगा, यहाँ पे SN2O4 करेक्ट नहीं होगा। कॉमन पार्ट को बेसिकली हम लोग हटा ही देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, अब दिया रहे तुम्हें कुछ भी दिया रहे इस टाइप से, पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट, इसका बोला जा रहा है कि यहाँ पे तुम्हें फार्मूला क्या रहेगा वो बताना। AMNO4 तो ये बिल्कुल वो क्या आ जाता है यहाँ पे KMnO4। अब देखने की पोटासियम क्या होता है K+ और पर मैग्नेट, तो पर मैग्नेट अभी वो लिखे हुए हैं यहाँ पे पीछे MnO4 minus. MnO4-, तो K+ और MnO4- दोनों पे मतलब 1 ही चार्ज है, +1 और -1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली क्या आ जाता है यहाँ पे KMnO4, इसी का नेम क्या रहता है पोटासियम पर मैग्नेट। इस टाइप से कुछ भी दिया रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा तो लिख सकते हो। अब इसी में आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट K2CrO7 थोड़ा करेक्ट करो उसमें K2Cr2O7। अब सोचना कैसे है इसमें कि पोटासियम आ रहा है, तो पोटासियम पे क्या चार्ज होता है K+, और डाइक्रोमेट क्या है तुम लोग पीछे लिख चुके हैं एनायन वाले लिस्ट में Cr2O7 2-, minus. ये आ रहा है तुम्हारा डाइक्रोमेट और ये पोटासियम। इसी में क्या करना था, इसका +1 इधर आ जाएगा वहां पे जो कंडक्ट कोड है, और ये 2- इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ये +1 इधर, तो K2 और Cr2O7 वो तो 1/2 है ही। K2Cr2O7 का नेम क्या होता है पोटासियम डाइक्रोमेट। जितना भी मैंने केटायन का पढ़ा था लिस्ट और एनायन का, उसमें से किसी भी एक केटायन और एनायन को लेकर के फॉर्म करोगे यहाँ पे, इस टाइप से आ जाता है। कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे सोडियम, सोडियम सल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या आ जाता है सोडियम सल्फाइड का, तो उसके बताओ। Na2SO3 सही है बिल्कुल। तो सोडियम सल्फाइड का क्या आ जाएगा यहाँ पे Na2SO3। सोचने का तरीका क्या है कि सोडियम पे हमेशा +1 चार्ज और सल्फाइड है, तो सल्फाइड क्या होता है तुम्हारा SO3 2-, SO3 2- को बोलना सल्फाइड, और Na+, इसका +1 चार्ज इधर आएगा और इसका 2- इधर आ जाता है यहाँ पे इसके सब्स्क्रिप्ट में, ये क्या हो जाता है Na2SO3। कुछ भी यार देखने, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जांपल का, बट किसी भी केटायन और एनायन को लेकर के हम यहाँ पे फॉर्म कर पाएंगे। तो इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बाकी तुम्हें कुछ लोग पूछ रहे थे सर इसमें एनायन का याद, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा एनायन का लिस्ट और केटायन क्या आ रहा है। तो तुम लोग ये बताओ इसमें कि कल का हम लोग पिछला जो लेक्चर था मतलब बोर्ड पर से लिया हुआ था, तुम लोग ये बताओ सिंपली कि बोर्ड पर से तुम्हें मतलब समझने में या फिर क्लैरिटी जो है तुम्हारा राइटिंग का यहाँ पे बोर्ड पे है वो क्लियर था, या फिर इसमें जो हम लोग पैड का भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली वो क्लियर है। सर पैड का सर क्लियर है। बोर्ड का Sir, ये clear. सर बोर्ड का बोर्ड का सर ये क्लियर ये क्लियर, कुछ लोग बोर्ड का बता रहे हो, देखो बोर्ड में सर क्लियर ये आता है कि क्लियर है। सर ये क्लियर है लेकिन बोर्ड में ज्यादा मजा आता Sir, है। ये clear है. बिल्कुल बोर्ड पे ही सब लोग करेंगे बोर्ड पे ही,
और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कुछ चल रहा है कि ऑफलाइन लेक्चर ही हो, सेंटर पे कुछ सैनिटाइजेशन का कुछ काम चल रहा है पूरा, साफ सफाई का, तो हो सकता है कि तुम्हारा लेक्चर ऑफलाइन हो नेक्स्ट वीक से या उसके नेक्स्ट वीक से, मतलब ऐसा चल रहा है, जैसा थोड़ा बहुत परमिशन मिलता है ऑफलाइन तो करेंगे, मतलब चलेगा ही, देखते हैं जैसे भी पॉसिबल है उसमें। बिल्कुल बोर्ड पे ही हम लोग करते हैं, उसमें दोनों टाइप से चलेगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि आज सेंटर पे कुछ काम चला जैसे मैंने बताया, इसलिए मैं वहाँ पे आज नहीं गया, बाकी दोनों तरीके से होगा। ऑफलाइन में भी अगर होता है मतलब बोर्ड पर, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाता है। बाकी क्लैरिटी इसमें तो थोड़ा ज्यादा रहेगा ही, मतलब राइटिंग का, बाकी बोर्ड पे समझने में जो रहता है वहाँ पे प्रॉपरली देख पा रहे हो, बाकी हर चीज़ का दिक्कत होगा ही नहीं। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ऑफलाइन लेक्चर ही तुम्हारा ओपन होगा, बट वो तुम्हें प्रायर मैसेज डाला जाएगा। और जब ऑफलाइन भी होगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सिर्फ ऑफलाइन होगा, तो उसी तरीके से दोनों मोड में चलेगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। और जब एक दो वीक हो जाएगा, सारे बच्चे नासिक आ जाओगे, जो लोग अभी नासिक से बाहर भी हो, तो फिर कंप्लीटली ऑफलाइन किया जाएगा। तो ठीक है, फिजिकल बोर्ड पे अगर समझ पाते तो हम लोग मतलब बोर्ड पे ही करेंगे, फिर देखते हैं वो जैसा भी होगा। तो, लेकिन अभी तो कोशिश ये रहेगा कि फिजिकल बोर्ड पे ही ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा धीरे धीरे, और फिर कंप्लीट ऑफलाइन मोड पे आ पाएंगे हम लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर चुके हो गए यहाँ तक। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए आ रहा है तुम्हारा एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसका क्या आएगा यहाँ पे, फार्मूला तुम्हें बताना है यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड का। Al4C3 Al4C3 सही है बिल्कुल, बस एल्यूमिनियम का पता है, कार्बाइड का मैंने अभी लिखा हुआ है तो लिख पाओगे इजली वहां पे। कुछ भी इस टाइप का आता है तो वहां पे सोच पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। स्ट्रोंशियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, तो ठीक है। एल्युमिनियम कार्बाइड, तो एल्युमिनियम कार्बाइड का क्या रहा होगा, Al4C3, सिंपल सा Al4C3। स्ट्रोंशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अब देखने कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, मैंने ये भी बताया था, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड, SrHSO3, HSO3 माइनस को ही क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे, बाइसल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी लिखा रह सकता है। यहाँ पे HSO3 माइनस को ही क्या बोलना है, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड। SrHSO3 ट्वाइस, क्योंकि इस पे तो -1 चार्ज। अब स्ट्रोंशियम का भी सोचना है तुम्हें कि किस ग्रुप का है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो मैग्नीशियम वाले लिस्ट में आ, देखो उस पर भी +2 चार्ज, और इसका चार्ज इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो कुछ भी रैंडम सा रहेगा यहाँ पे, सोच पाओगे आप। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें पोटासियम सुपर ऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या रहेगा, देखो पेज पर देखो क्या था सुपर ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, KO2। सही है, देखिए देख करके बता पा रहे हो तो उसी तरह तुम्हें याद रखना पड़ेगा। देखिए सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड क्या था, O2 माइनस, चार्ज क्या था -1, और पोटेशियम का भी चार्ज क्या होता है +1, ये क्या आता है KO2। सोडियम पेरोक्साइड, Na2 NaO
Na2O2 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 अब क्योंकि पेरोक्साइड क्या था O2 2 माइनस, और यहाँ पे सोडियम पे क्या होता है Na प्लस, इसका प्लस वन इधर आ जाएगा, इसका 2 माइनस इधर आ जाएगा, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, सिंपल सा है। इस तरीके से कुछ भी आ रहा हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। एक आ रहा तुम्हारा सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, तो सिलिकेट देखो क्या था, SiO3 2 माइनस, ऐसा कुछ आ रहा होगा देखो उसमें। तो सोडियम सिलिकेट का फार्मूला क्या आ जाता है Na2SiO3, क्योंकि सिलिकेट पे SiO3 2 माइनस चार्ज था वहां पर। क्लियर रहती इस टाइप से कुछ भी आ रहा तो हम तुम्हारा तो लिख सकते हो इसमें यहाँ पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक पे थी, हम लोग आयनिक कंपाउंड्स का नेमिंग देख पा रहे थे, आयनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो? तो ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी एग्जांपल लोगे। एक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का क्या रहेगा यहाँ पे NH4Cl, बिल्कुल सही है। NH4Cl NH4, तो अमोनियम क्या होता है NH4 प्लस, तो कैटायनिक लिस्ट में लिखे हुए अमोनियम को NH4 प्लस और क्लोराइड Cl माइनस, ये क्या रहता है यहाँ पे NH4Cl। तो सेकंड की बात करो तो सेकंड में देखने का स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम क्या होता है तुम्हें याद रखना पड़ेगा, Sr, जो कि ये सेकंड ग्रुप का आ रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो स्ट्रोंशियम पे क्या चार्ज होता है +2, और मैंने पिछले क्लास में लिखाया हुआ है तुम्हें कि बाइसल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है HSO3 माइनस और स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज, इस तरीके से आप आएगा ऐसा HSO3 ट्वाइस, इस टाइप सोचना है। आई थिंक अब कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें, तो एक हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल लिखा है हम लोग यहाँ पे, एनिलीनियम क्लोराइड, इस टाइप से कुछ आ रहा हो, इसका फार्मूला क्या होगा एनिलीनियम क्लोराइड का, NH3Cl एनिलीनियम आ रहा, नॉट अमोनियम। एनिलीनियम क्या था देखो पेज पर करके, एनिलीनियम, सर बेंजीन रिंग के ऊपर NH3+। बेंजीन के ऊपर NH3+, एनिलीन से बन रहा होता है एनिलीनियम, तो एनिलीन तो पता है कि बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन उसी से बन रहा होता है एनिलीनियम, तो NH3+ और ये Cl माइनस। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे चार्ज नहीं भी दिखा होगा, सिंपली इस तरीके से लिख लो यहाँ पे NH3 और ये Cl, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव, जैसे कि इसमें आ रहा था NH4+ Cl माइनस, उसी तरह ये भी है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि सर सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 को NaO लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो इसमें होता है क्या है, ये Na प्लस जो चार्ज होता है, जो चार्ज कॉमन पार्ट होता है उसको हटाता है, इसमें क्या था यहाँ पे NaO2 2 माइनस, क्लियर है यहाँ पे है, ये O2 तो यहाँ पे साथ में ही आ रहा है, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे रहेगा फिक्स है, ये 2 माइनस को इधर ला रहे हैं और ये +1 को इधर ला रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाए तुम्हारा Na2O2। अगर ये चार्ज में कॉमन होता तो फिर हटाते इसको, यहाँ पे हम लोग इसको Na2O2 ही लिखेंगे, यहाँ पे NaO नहीं लिखेंगे हम लोग, क्लियर अब यहाँ पे है। तो चार्ज में कॉमन आता तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं कॉमन पार्ट को। तो ठीक है, आई थिंक हम लोग सफिशिएंट एग्जांपल कर चुके हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है या मैंने यहाँ पे नेम से उसका फार्मूला लिखा हुआ या फार्मूला ही दिया रहे तो उससे हम लोग नेम बता पाएंगे उसका नेम क्या होगा वहां पर। क्लियर है यहाँ पे है, इस टाइप से तुम्हें याद रखना रहेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग,
सोडियम, अब देखो एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, सोडियम डाइसल्फाइड, सोडियम डाइसल्फाइड। अब देखो डाइसल्फाइड जो होता है यहाँ पे, इसको भी एनायन वाले लिस्ट में लिख लोगे कहीं पे नीचे, कहीं पे जगह होगा, तो डाइसल्फाइड एक नया वर्ड आता है इसमें, H2 तो बोलते हैं डाइसल्फाइड। और एक बाइसल्फाइड था, बाइसल्फाइड क्या था कौन बताओगे इसमें, पीछे पेज पर देखो, बाइसल्फाइड HH2 2 minus. नहीं, फिर से देखो, EH S minus H. EHSO3 माइनस नहीं, बाइसल्फाइड देखो पेज पर करके क्या था, SH minus. HS माइनस, SH -1 चाहता, 2 माइनस नहीं था वो, SH माइनस, वो आ रहा था तुम्हारा बाइसल्फाइड। और डाइसल्फाइड क्या होता है, H2 माइनस, ये ध्यान रखना है यहाँ, इसलिए मैंने कंपेरिजन करके भी बताया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बाइसल्फाइड तो SH माइनस और डाइसल्फाइड तो H2 माइनस, ये क्या होता है तुम्हारा डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड का अगर आ रहा है यहाँ पे है, अब इसका फॉर्मूला लिख पाओगे, इसको पहले नोट कर लो कहीं पे, H2 माइनस को क्या बोलता है, डाइसल्फाइड। यहाँ पे सर सोडियम बाइसल्फाइड का क्या है? बाइसल्फाइड का SH माइनस, देखो पेज पर हम लिखे भी थे, SH माइनस को क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड। और डाइसल्फाइड क्या था, H2 माइनस। सर सही है बिल्कुल, इसका Na2H2 आएगा, इसका क्या आ जाता है यहाँ पे, Na2H2. सही है बिल्कुल, Na2H2 Na2H2, बिल्कुल सही है। ये क्या आ जाता है तुम्हारा, सोडियम डाइसल्फाइड। इस टाइप से कुछ भी आता है तो उसको लिख सकते हो। एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं यहाँ पे, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट का क्या रहेगा यहाँ पे, सोचो। NaZnO2 Na2ZnO2 सही है बिल्कुल, तो जिंकेट क्या था, ZnO2 माइनस को क्या बोले थे, जिंकेट। Na2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ZnO2, तो ZnO2 का जो 2 माइनस आ रहा था इधर आ जाता है, Na2 ZnO2। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड अगर आ रहा हो, या सिर्फ अगर Na2 ZnO2 दिया रहे और इसका नेम पूछा जाए, तो सोचना कैसे कि ये दो पार्ट में कहीं ना कहीं स्प्लिट हो रहा होगा। सोडियम के तो +1 चार्ज होता है Na+, जो 2 जो आ रहा है सोडियम के नीचे सबस्क्रिप्ट में, ये 2 कहां से आ रहा हो, इसके चार्ज का आ रहा होगा, एनायन का चार्ज होगा ये। तो ZnO2 2 माइनस, ये जिंकेट और ये सोडियम, इसका नेम क्या आया था, सोडियम जिंकेट। उल्टा भी दिया रहे तो सोच सकते हो यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को कि केटायन और एनायन को मिला करके कैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका नेमिंग कैसे कर पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने इतना सारे एग्जाम्पल में बताया, तो इसको ध्यान देना है तुम्हें। बाकी केटायन और एनायन को कुछ लोग पूछ रहे हो सर उसको याद करने का, बिल्कुल उसको तुम्हें याद करना पड़ेगा कि केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। कुछ चीजें तो याद है तुम्हें 10th लेवल से कि SO4 2 माइनस सल्फेट है, सल्फाइट है, कार्बोनेट है, जो याद है वो तो ठीक है, जो याद नहीं तो उसको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग, यस यस सर तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, पूछ रहे हो सर बिन से, बिल्कुल जेई में बिन से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और बिन से क्वेश्चन कभी डायरेक्टली भी आता है और नहीं भी आता, कहीं ना कहीं इसका यूज तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग तो पता होना चाहिए। मान लो कि ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है, बट कहीं रिएक्शन में आ गया, कहीं क्वेश्चन में इस टाइप का यूज हो रहा है, तो बेसिक नेमिंग है ये तो आना चाहिए तुम्हें। बाकी डायरेक्टली भी क्वेश्चन बिन वाले पार्ट से पूछा जाता है।
एडवांस में भी आता है और मेंस में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से डायरेक्टली आ जाता है, इस कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। फिर नेक्स्ट है इसमें हाइड्रा एसिड, एक टर्म आता है इसमें हाइड्रा एसिड। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि हाइड्रा एसिड क्या होता है कि एसिड कंटेन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पे कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आता है, छोटा सा चैप्टर है, आज दूसरा लेक्चर, एक लेक्चर और लगे 2 से 3 लेक्चर में फिनिश हो जाता है। हमारा जो मॉड्यूल है बहुत छोटा सा मॉड्यूल दिया है उसमें, बट इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन बहुत रहता है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। कहीं भी कंपाउंड आता है तो नेम तो पता होना चाहिए सबसे पहले। क्लियर है यहाँ पे, एसिड्स व्हिच कंटेन acids which contain hydrogen देखना पड़ेगा, इस टॉपिक से BIN से क्वेश्चन आया नहीं, देखना पड़ेगा क्वेश्चन नहीं, लेकिन मेंस लेवल का कुछ क्वेश्चन उसमें दिया गया होगा एक्सरसाइज 3 करके BIN में। अगर नहीं दिया गया है तो फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता, बट इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं 2 से 3 लेक्चर का ही है। यहाँ पे बस बेसिक नेमिंग ही देखना रहेगा। यहाँ पे एसिड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन and a non-metal. Acids which contain hydrogen and a non-metal but no oxygen atom. But no oxygen atom. Is called hydra acid. Is called hydra acid. बस एक टर्म है, इसको ध्यान देना यहाँ पे कि हाइड्रा एसिड बोलने का मीनिंग क्या है। उस कंपाउंड में, उस एसिड में हाइड्रोजन होगा, एक नॉन मेटल होगा, बट उसमें कोई ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे, बट नो ऑक्सीजन एटम, इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड। इसका एग्जांपल HCl, HBr, HCN। इसका नेम, HCl का नेम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Hydrochloric acid. हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एसिड, एसिड के टर्म में इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाकी इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, बट एसिड के टर्म में अगर बताना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नरली HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यहाँ पे देख रहे हो कोई ऑक्सीजन एटम नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन और नॉन मेटल आ रहा है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HCl, हाइड्रोसाइनिक एसिड, साइनाइड आ गया, बेसिकली हाइड्रोसाइनिक एसिड। कहीं भी टर्म अगर आता है कि हाइड्रा एसिड, दैट मींस उस एसिड्स में हाइड्रोजन होगा, नॉन मेटल होगा, बट कोई ऑक्सीजन एटम नहीं होगा वहां पर। नेक्स्ट एक टर्म आता है इसमें ऑक्सी एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देखोगा। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड्स या ऑक्जा एसिड्स बोला जाता है इसको, ऑक्जा एसिड। ऑक्जो, ये ऑक्जा या फिर ऑक्जो एसिड्स भी बोला जाता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे टर्म ऑक्जो या फिर ऑक्जा एसिड। अब इसका डिफिनेशन देखना यहाँ पे क्या रहेगा। ऑक्सी एसिड्स मेनली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑक्सी एसिड, एसिड्स व्हिच कंटेन, एसिड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेटल और नॉन मेटल। एक ऐसा एसिड जिसमें कि क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, और मेटल या नॉन मेटल में से जो भी आ रहा हो वहां पे, आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड, आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड।
तो ऑक्सी एसिड्स जहाँ कहीं भी वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग क्या रहेगा, उस एसिड्स में हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, और मेटल और नॉन मेटल में से कोई एक प्रेजेंट होगा वहां पर। अब इसका एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और बाकी कुछ नेम तुम्हें पता भी है। देखिए H2SO4, इसमें क्या आ रहा है, तुम्हारा हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और सल्फर भी आ रहा है, नॉन मेटल आ रहा है यहाँ पे। इसका नेम क्या आ जाता है H2SO4 का? सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है, इसमें यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है ये। सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी जो पता है वो तो ठीक है, कुछ और भी हम लोग नए कंपाउंड्स आएंगे। नेक्स्ट है इसी में H2SO3, इसका नेम क्या होता है? एनीवन? सल्फ्यूरस एसिड। सही है, बिल्कुल, वो क्या हो जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो H2SO4, 4 ऑक्सीडेटर में, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं वो इस केस में, ईक एसिड। और जब ये कम कर दिया जाए, यहाँ पे H2SO3 आ जाए इस केस में, उसको क्या बोलते हैं, वो सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा OUS, अस एसिड, ये ध्यान दोगे। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। एक ऑक्सीजन कम कर दिया गया यहाँ पे H2SO3, उसमें क्या जा रहा है यहाँ पे, अस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। बिल्कुल HNO3 भी हो सकता है यहाँ पे, उसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके नीचे कंटिन्यू करोगे। इसमें HNO3 आ रहा है, इसका नेम क्या रहेगा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। सही है, ये भी एक ऑक्सी एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, नॉन मेटल आ रहा है, दैट मीन्स ये भी एक ऑक्सी एसिड है, और इसका नेम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। अब इसी में एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाए, HNO2, Nitrous acid. इसका नेम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। यहाँ पे जब HNO3 है, तो जब मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ईक एसिड। और जब एक ऑक्सीजन कम कर दिया गया HNO2, तो मैं यहाँ पे क्या बोल पा रहे हैं, अस एसिड। क्लियर है यहाँ पे है, इस टाइप से सोचना है तुम्हें। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन के लिए कर लो। बाकी ये सब तो पता है, इसमें कुछ और नया एग्जांपल आएगा। इसमें यहाँ पे तुम्हें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा समझना नहीं, इसमें कुछ देखिए ईक एसिड का यूज करता है, अस एसिड कब आता है, ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है तुम्हें। बिल्कुल नितिन, केटायन और एनायन तुम्हें एक तरह से रटना ही पड़ेगा, उसमें याद रखना पड़ेगा तुम्हें उसमें कि केटायन, और रटने की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि केटायन में हम लोग क्या पढ़े थे ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 का जो भी मेटल्स आ रहा है, जो भी एलिमेंट्स, उस पे +1 चार्ज, ग्रुप 2 पे +2 चार्ज, एल्युमिनियम है तो +3, आयरन है तो +2 +3, कॉपर है +1 +2। इस इस तरह से तुम्हें ध्यान तो रखना पड़ेगा उसमें। और मेनली एनायन, एनायन में बहुत ज्यादा है उसमें। एनायन को भी एक पैटर्न पे अगर समझोगे उसमें कि नेम क्या आ रहा है, तो वहां पे समझ के याद रखना है वहां पे। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, इसी में कुछ और एग्जांपल देखना है। अब ये क्या आ रहा है तुम्हारा, H2CO3, इसका नेम सबको पता है, कि बताओ इसका नेम क्या रहेगा? कार्बोनिक। कार्बनिक। Carbonic acid. कार्बोनिक एसिड, सही है बिल्कुल। ये क्या रहेगा, कार्बोनिक एसिड। इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, यहाँ पे ईक एसिड आ रहा है, ये ध्यान देना है तुम्हें।
ये भी क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब H2CO2 जैसा कुछ नहीं रहता यहाँ पे, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, बस यही रहेगा इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें H3PO4, H3PO3, अब देखना कि H3PO4 का जो नेम होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। यहाँ भी क्या आ रहा है तुम्हारा, इक एसिड आ रहा है, और इसके नीचे H3PO3, phosphorus acid, फास्फोरस एसिड। Phosphorus. तो ये बिल्कुल फास्फोरस एसिड। यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, अस एसिड। कर ले, नोट कर लिए। अब फास्फोरिक एसिड को कई जगह मिलने, तो फास्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, या इसी को और लिख सकते हैं, आर्थो फास्फोरिक एसिड भी इसी को बोला जाता है, आर्थो फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, या फिर इसको आर्थो फास्फोरिक एसिड भी अगर लिखा रहे तो इस टाइप से याद रखें, आर्थो फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड तो है, बस इसमें आर्थो रह भी सकता है, नहीं भी रहेगा तो सेम है वहां पर। आर्थो का कुछ अलग से मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बस एक प्रीफिक्स होता है जो कि फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड के केस में यूज किया जाता है। देखेंगे हम लोग बोरिक एसिड, जिनमें यहाँ पे आर्थो वर्ड यूज कर लिया जाता है। दोनों नेम सेम है यहाँ पे, आर्थो यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो दोनों सेम है वहां पे। H3PO3 इसको क्या बोला है, फास्फोरस एसिड। इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग यहाँ पे, फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको हम लोग, फॉस्फोनिक एसिड, बट ज्यादा फेमस नेम यही है इसका, फॉस्फोरस एसिड। बाकी फॉस्फोनिक एसिड भी ध्यान रखना है तुम्हें, इसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फॉस्फोनिक एसिड। यहाँ पे फास्फोरस एसिड का है कि सब कोई भी कंपाउंड, उसका एक नेम तो जनरली आता है, उसके एक दूसरे नेम से भी जानते हैं। इसी तरीके से क्या बोला है, फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं, और ये फास्फोरस एसिड तो है ही। या सिंपली एक एक नेम तो याद रखो, ये फास्फोरिक एसिड और ये फास्फोरस एसिड। बट कभी कभी ये दूसरा नेम भी आ जाता है, जब आ जाए ये नहीं लगेगी ये सर क्या आ गया, यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए वो भी नहीं। अब यहाँ पे आर्थो जो हम लोग यूज करते हैं मेनली, वो इक एसिड वाले केस में यूज करते हैं। यहाँ पे फास्फोरिक एसिड, देखिए एक और एग्जाम्पल दूं मैं यहाँ पे, H3PO3, इसको भी क्या बोल दूंगा यहाँ पे, बोरिक एसिड, या फिर इसी को बोल सकते हो आर्थो बोरिक एसिड। तो आर्थो जो हम वर्ड यूज करते हैं जनरली फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड के केस में आर्थो प्रीफिक्स ऐड कर दिया जाता है यहाँ पे, आर्थो बोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड। तो यही ज्यादा नेम यूज किया था ब्रैकेट में, बस इसलिए लिख रहा हूँ कि ये भी नेम कभी कभी आ जाता है, बस तुम्हें ध्यान सर रखना फिर हम चाहिए। H2SO4 को ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि सिर्फ इस केस में हम लोग फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड के केस में हम लोग आर्थो प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे। H2SO4 में सिंपल में क्या बोला उसको, सल्फ्यूरिक एसिड। इवन नाइट्रिक एसिड केस में, HNO3 केस में सिंपली नाइट्रिक एसिड। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे ये जो एग्जांपल आ रहा है इसको ध्यान रखना इस टाइप से। आर्थो का कुछ अलग से मीनिंग नहीं है यहाँ पे, कुछ बस एक वर्ड होता है इसमें कि फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड के केस में एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया था यहाँ पे, आर्थो। अब जिसमें हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक में आर्थो मेटा पैरा, उससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिंपली एक प्रीफिक्स होता है यहाँ पे जो कि फास्फोरिक एसिड या आर्थो फास्फोरेट को नेम दिया जाता है यहाँ पे। इसका कुछ अलग से मीनिंग नहीं कि आर्थो लगा रहे थे तो लगा रहे हैं यहाँ पे, बस इसका एक नेम है जो कि यूज कर लिया जाता है, आर्थो बोरिक एसिड या फिर आर्थो फास्फोरिक एसिड। बट वो भी रेयरली यूज किया जाता है। मेनली क्या याद रखना है तुम्हें, सिंपली H3PO3 बोरिक एसिड और ये फास्फोरिक एसिड। H3PO4 को फास्फोरिक एसिड और एक ऑप्शन कम कर दिया जाए वो फास्फोरस एसिड, ये ध्यान रखना है यहाँ पर।
नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें यहाँ पे HOCN। अब HOCN हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन और नाइट्रोजन भी आ रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग साइनिक एसिड। साइनिक एसिड। अभी तक जो भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे यहाँ पे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके साथ नॉन मेटल आ रहा था। अब कुछ मेटल भी रहे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रहे, उसमें वहां पे कुछ मेटल्स भी आ जाए वहां पे, जैसे कि H2CrO4। H2CrO4 का नेम क्या होता है इसमें? क्रोमिक एसिड। ये क्या है तुम्हारा? क्रोमिक एसिड। देखते हैं इसका हम लोग और भी डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं अभी यहाँ पे। सिमिलरली तुम्हारा आ जाए यहाँ पे तुम्हें H2MnO4 या सिंपली HMnO4। अब जब यहाँ पे HMnO4 है तो नीचे वाले का नेम क्या रहेगा, कौन बताओगे? तो सोच पाओगे अगर सोचो यहाँ पे। HMnO4 को बोलते हैं वो यहाँ पे परमैंगनिक एसिड। परमैग्निक। कैसे आता है वो देखते हैं अभी हम यहाँ पे। परमैंगनिक एसिड। अब सोचो यहाँ पे कि हम लोग पढ़े थे परमैंगनेट आयन, तो परमैंगनेट क्या था तुम्हारा वहां पे? MnO4 माइनस। MnO4 2 माइनस। परमैंगनेट, परमैंगनेट में -1 चार्ज ही था वहां पे। देखो वहां पे फिर से आज हम लोग पढ़े हैं उसमें, अगर परमैंगनेट आयन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो परमैंगनेट में क्या था यहाँ पे? है -1 चार्ज था, मैग्नेट में -2 माइनस था। ये परमैंगनेट आ रहा है MnO4 माइनस। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि जो परमैंगनेट आयन था यहाँ पे तुम्हारा, इसी में से एक नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, इसी नेगेटिव चार्ज को हटा करके अगर एक H ऐड कर दिया जाए यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा? HMnO4। उसका नेम क्या आ जाएगा? जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो फिर ये एसिड बन जाएगा वहां पे, और जब एसिड बन गया HMnO4, इसी का नेम क्या हो जाता है? परमैंगनिक एसिड। तो नीचे यहाँ पे देख भी रहे हैं अभी, ये क्या आ जाता है? परमैंगनिक एसिड। उसी पैटर्न पे इसका नेम बताओ तुम लोग, H2MnO4 का नेम क्या होगा? मैग्निक एसिड। मैग्निक एसिड। सही है, बिल्कुल। ये क्या आ जाता है तुम्हारा? मैग्निक एसिड। इसको रिलेट भी कर पाओगे, लेकिन लोग पीछे पड़े हुए थे पोटासियम परमैंगनेट। तो पोटासियम परमैंगनेट क्या था? ये MnO4 और एक पोटासियम K+ आ रहा, पोटासियम को हटा करके H ला दोगे यहाँ पे। जब H आ गया तो अब ये एसिड बन गया, और इसका नेम क्या रहेगा? ये परमैंगनिक एसिड। और जब परमैंगनिक एसिड में से एक H+ को बाहर कर दिया जाएगा, और एक H+ बाहर जा रहा है, दैट मीन्स इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे, MnO4 माइनस। और मैं थोड़ा इसको एनालाइज करके बताऊं, जैसे कि तुम्हारा क्या रहा था? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जाए, जब दो हाइड्रोजन एटम को बाहर कर रहे हैं, तो इस SO4 पे 2 माइनस चार्ज आ जाता है, SO4 2 माइनस। ये सल्फेट आयन बन जाता है तुम्हारा। क्लियर हो रहा है कुछ यहाँ पे? तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही दोनों हाइड्रोजन को अगर बाहर कर दिया जाए, उस पे 2, जितने हाइड्रोजन एटम को बाहर किया जाता है उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। और इसी हाइड्रोजन को बाहर क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे है, इसका हम लोग कुछ POC में पढ़ चुके हैं। जब इसका स्ट्रक्चर जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे H2SO4 का, तो जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का रहता है। यहाँ से ये H+ बाहर जाता है और ये H+ बाहर जाता है यहाँ पे, और 2 नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे, SO4 2 माइनस। ये सल्फेट आयन उसी तरीके से ये भी रहता है यहाँ पे। तो बाकी आगे आएगा डिटेल में अभी और भी, बट थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है कि परमैंगनेट आयन से ही बन पा रहा है यहाँ पे।
अब इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट का मीन्स क्या रहता है वहां पे? अब देखो यहाँ पे जब दो चीजें होता है यहाँ पे, देखिए H2SO4 में दो हाइड्रोजन है और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को बाहर करोगे, जब एक हाइड्रोजन को बाहर करोगे H2SO4 में से एक ही नेगेटिव चार्ज आता है इस पे, और जब दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर दोगे यहाँ से, इस पे दो नेगेटिव चार्ज आता है SO4 माइनस, ये सल्फेट आयन, और ये क्या था यहाँ पे बाइसल्फेट, या फिर इसी को क्या बोलते थे यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फेट या फिर बाइसल्फेट जो वर्ड यूज करो, और ये सल्फेट, इस टाइप से सोचना रहता है यहाँ पे। तो ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ H2XeO4, H2XeO4, और नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें H4XeO6। H2XeO4 को बोला जाता है जेनिक एसिड, जेनिक एसिड, और H4XeO6 को परजेनिक एसिड। ये ऑक्सी एसिड्स का ये सारा एग्जांपल आ रहा था यहाँ पे, इसको याद रखना है तुम्हें। अब देखो तुम्हारा जो बुक एनसीईआरटी का बुक है उसमें BIN के नाम से कोई चैप्टर है नहीं, बेसिक नोमेनक्लेचर के नाम से कोई चैप्टर नहीं है, बट अलग अलग चैप्टर जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, या फिर तुम्हारा आ जाता है इसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, जो S ब्लॉक अलग अलग पढ़ाया जाएगा तुम्हें, तो उसमें अलग अलग चैप्टर में ये नेम आ जाता है वहां पे, तो जितना भी नेम है उसको मैं एक जगह यहाँ पे देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट है इसमें, उसमें अतर पूछ रहे हो सर एनसीईआरटी बुक मुझे लेने हैं क्या? एनसीईआरटी बुक रख सकते हो एज ए रेफरेंस, और जो जो चैप्टर होते जा रहा है तुम्हारा उसको फिर एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो एक बार। स्पेशली केमिस्ट्री की बात करूं, जैसे कि हम लोग J2 में कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हो चुका है, तो एक बार पीरियोडिक टेबल को देख सकते हो एनसीईआरटी बुक से भी, मतलब बस एज ए रेफरेंस उसको वहां पे बहुत ज्यादा ही ऐसा नहीं कि उसी में से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, और जितना पीरियोडिक टेबल में एक्सरसाइज 1 2 3 कर लेते हो वो सफिशियंट है, वो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर पाओगे, बट एक बुक होना चाहिए, बुक रख सकते हो एनसीईआरटी का, जो जो चैप्टर होता जा रहा है उसको एक बार एनसीईआरटी से भी देखते जाओगे, जिससे कि तुम्हारा बोर्ड का जो लगता है कि बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे होगा, तो बोर्ड का भी प्रिपरेशन तुम्हें लगेगा नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में यहाँ पे वो सारा कुछ हो ही जा रहा है बुक से भी, एनसीईआरटी बुक से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे, तो ये सारा जो एग्जाम्पल आ रहा था तुम्हारा वो ऑक्सी एसिड्स का आ रहा था, इसमें कि हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन, मेटल और नॉन मेटल में से कोई एक रहेगा वहां पर। नेक्स्ट है इसमें कुछ प्रीफिक्स यूज किया जाता है यहाँ पे, कर ले कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। सम प्रीफिक्सेस, कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं यहाँ पे नेमिंग में, वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे फर्स्ट प्रीफिक्स होता है यहाँ पे मेटा प्रीफिक्स, मेटा प्रीफिक्स का यूज करेंगे हम लोग नेमिंग में। मेटा प्रीफिक्स, यहाँ पे नोट कर लेना, मेटा प्रीफिक्स विल बी यूज्ड, मेटा प्रीफिक्स विल बी यूज्ड meta prefix will be used when one molecules of water
1 molecules of water H2O is eliminated from 1 molecules of oxyacid. और वो मेनली ईक एसिड, 1 molecules of ईक एसिड. ईक एसिड बोलने का क्या मीनिंग है यहाँ पे है कि लास्ट में उसके नेमिंग में क्या आ रहा हो, ईक एसिड आ रहा हो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इस टाइप से जो भी रहेगा वहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग. उसके नेमिंग में लास्ट में क्या आ रहा हो, ईक एसिड आ रहा हो वहाँ पे. अब इसके एग्जांपल्स की बात करें हम लोग यहाँ पे. H3PO4, इसका नेम क्या था H3PO4 का? Phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड. अब जो पीछे में लिखे हुए थे ऑक्सी एसिड, वो बेसिक एसिड, तो उसका नेम तुम्हें याद रखना पड़ेगा. अब उसी के बेसिस पे कुछ और एसिड्स का नेम वो आगे लिखे हैं यहाँ पे. ये क्या रहा था, फॉस्फोरिक एसिड. अब इसमें से क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देना, H2O माइनस H2O. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, HPO3. H3PO4 में से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर रहा है. H3PO4 में से 3 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन एटम बाहर चला गया और 1 ऑक्सीजन, तो बचा क्या, HPO3. इसी का नेम क्या होता है यहाँ पे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड. मेटा फॉस्फोरिक एसिड से ही बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड. यहाँ पे है. नेक्स्ट एग्जांपल हो इसमें H3PO3. H3PO3 का नेम क्या था, phosphorus, phosphorus acid. नहीं, BO3 है, बोरिक एसिड. वैसे भी मुझे क्या करना था यहाँ पे, इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे ईक एसिड से. यहाँ पर भी ईक एसिड आ रहा है और यहाँ पर भी तुम्हारा ईक एसिड आ रहा था. और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दो यहाँ से, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा अब यहाँ पे, Metabolic. HBO2. जो फार्मूला आ रहा है HBO2, मेटाबोरिक एसिड. इसका नेम क्या आ जाएगा तुम्हारा, मेटाबोरिक एसिड. जब एसिड अगर हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं तो वहां पे एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए वहां पे. अगर हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो फिर एसिड होगा ही नहीं, तो वहां पे फिर हम लोग मेटा प्रीफिक्स यूज नहीं कर पाएंगे, मेटाबोरिक एसिड. देखते हैं इसका एक्सेप्शंस भी कुछ है वहां पे, देखते हैं. यहाँ तक नोट कर लो इसको. बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 प्रीफिक्स है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग. ये आ रहा तुम्हारा फर्स्ट प्रीफिक्स मेटा प्रीफिक्स. अब इसी में कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे. HPO3 आप डायरेक्टली भी याद रखो तो HPO3 का नेम क्या है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड. HPO2 का नेम मेटाबोरिक एसिड, क्योंकि बोरिक एसिड में से ही वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने के बाद ये बन पा रहा है. वहां पर हम लोग क्या यूज करता है, मेटा. नहीं, सफिक्स नहीं होता यहाँ पे, इसमें मेनली क्या है, प्रीफिक्स. कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग. Yes sir. Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर वो इसमें. मॉड्यूल से कुछ सॉल्व कर सकते हो नहीं, अभी थोड़ा वेट कर लो, एक लेक्चर और होगा. बहुत ज्यादा टाइम जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो एक दिन में ही पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1-2 जो भी है. बहुत ज्यादा क्वेश्चन आई नहीं उसमें. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें. अब देखना कि इसका कुछ एक्सेप्शंस में इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे है, ऐसे एक्सेप्शंस नहीं बोलोगे तो देखिए H2SO4 आ रहा है.
H2SO4 का भी नेम क्या होता है? ईक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हो, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? SO3 रहेगा। सिर्फ SO3 आ रहा है, इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। और जब कोई हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे, ये कोई एसिड रहा ही नहीं है, ये एसिड है ही नहीं। जबकि पीछे हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर रहे थे तो वहां पे एक H रहा है यहाँ पे, और जब H है, ऑक्सीजन भी है, और नॉन मेटल और मेटल में से कुछ भी आ रहा है, ये एक एसिड है, ये ऑक्सी एसिड है। और जब एसिड है तो फिर वहां पे वो मेटा प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये तो एसिड रहा ही नहीं, तो इसमें से सारा हाइड्रोजन बाहर चला गया, SO3 बन गया। अब जो SO3 है, इसमें से जब कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस SO3 को बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एनहाइड्राइड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एनहाइड्राइड या एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस या एनहाइड्राइड वर्ड यूज आ रहा है अगर, मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर रहा है, सिंपल सा है। क्लियर है यहाँ पे? तो H2SO4 में से जब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करेंगे, ये क्या रहा है? SO3। और SO3 का नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे मेटा प्रीफिक्स यूज नहीं करना है, क्योंकि ये एसिड है ही नहीं। SO3 का नेम क्या आ जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। लोग क्लास में लिखे हुए, पहले फर्स्ट लेक्चर में लिखे हुए थे। सल्फाइड। नहीं, पेज पर करके देखना है तुम्हें। यहाँ पे हम लोग कोवलेंट कंपाउंड से लिविंग पढ़े थे। ये क्या यहाँ पे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सिंपल सा है, क्योंकि ये कोई एसिड था ही नहीं। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि H2SO4 ये भी क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है? यहाँ पर भी ये ईक एसिड है, बट यहाँ पर जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर रहे हैं, इसमें से कोई हाइड्रोजन बच ही नहीं रहा, यहाँ पे सारा हाइड्रोजन बाहर चला जा रहा है। और जब हाइड्रोजन बाहर चला गया, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिड रहा ही नहीं। ये क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड बन जाता है, SO3 आ गया। इसमें मेटा प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। इसका नेम सिंपली क्या लिखना है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। ये SO3 का जो SO3 है वो किसका एनहाइड्राइड होता है? H2SO4 का एनहाइड्राइड होता है। देखते हैं इसको डिटेल में भी, और भी एग्जांपल आएगा। देखिए H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड। इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हो, ये क्या बन जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। इसका नेम अब यहाँ पर भी लोग मेटा नहीं लिखेंगे, इसका सिंपल नेम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। ये जो CO2 आता है, ये CO2 किस एसिड का एनहाइड्राइड है? वो कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड से ही वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने के बाद ये CO2 फॉर्म हो रहा होता है। तो CO2 कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है, यहाँ पे एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे? तो मेनली पॉइंट ये भी याद रख लोगे, मेनली जो मेटा प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो फास्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड के केस में यूज किया जाता है। इस केस में यूज क्यों नहीं करें? क्योंकि एसिड रहता ही नहीं यहाँ पे, ये एनहाइड्राइड आ गया यहाँ पे। कुछ और एग्जांपल्स अगर देखें यहाँ पे, अब मान लो कि एक एग्जांपल ये तुमसे पूछा जाए कि H2SO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा, ये सोच के बताओ तुम लोग। H2SO3 का एनहाइड्राइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब भी किसी एसिड्स का एनहाइड्राइड पूछा जाए, दैट मींस उसमें से क्या करोगे? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दोगे। और जैसे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करोगे, -H2O, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? SO2। ये क्या आ गया तुम्हारा? एनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। तो एनहाइड्राइड एक जनरल वर्ड है जो कि वाटर को एलिमिनेट करके हम लोग फॉर्म करते हैं वहां पे।
बट उसमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि तुमसे अगर पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, देखो यहाँ पे जानते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसका एनहाइड्राइड बोला जाए। जब एनहाइड्राइड बोला जा रहा है तो इसमें से क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है। देख लोगे जानते हैं। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर रहे हो तो इसमें से कितना हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम बाहर जा रहा है। इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको डबल कर लो पहले। यहाँ पे 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना है यहाँ पे। अब इसके पास भी 2 हाइड्रोजन हो गया है। अब इसमें फार्मूला क्या आएगा, इसमें सोच के बताओ सब लोग। नाइट्रोजन N2O4 2NO3 N2O5। सिंपली सोचो ना, इस पर डबल कर दो तो डबल करो तो ये क्या होगा, H2N2O6। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन को डबल कर रहा है, पूरे जब 2 लिख रहे हैं आगे ये पूरा ही डबल होगा यहाँ पर। ये क्या हो जाए तुम्हारा H2N2O6 और H2N2O6 में वाटर को बाहर करो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा N2O5। तो जो N2O5 है, ये जो तुम्हारा एनहाइड्राइड है वो किस एसिड का एनहाइड्राइड है, नाइट्रिक एसिड का। एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। जब एक ही हाइड्रोनो एसिड के पास और उसमें से अगर बोला जाए कि एनहाइड्राइड बनाना है, उसको पहले डबल करना है, देन वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करोगे वहां से, और उससे जो बनेगा वो फिर एनहाइड्राइड आ पाएगा। नहीं, अब देखो यहाँ पे जो एनहाइड्राइड वर्ड है यहाँ पे वो जनरल वर्ड है। यहाँ पे ये जो एक्सेप्शंस मैंने लिखा है बेसिकली अलग ही पार्ट है यहाँ पे। तो जो इक एसिड चाहिए वो किसके लिए चाहिए, सिर्फ मेटाप्सिस के लिए। तो एनहाइड्राइड हम लोग किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड लिख सकते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड हो, कार्बोनिक एसिड हो, सल्फ्यूरस एसिड हो, या नाइट्रिक एसिड हो, या नाइट्रस एसिड भी बनो। तो एनहाइड्राइड एक जनरल टर्म है जो कि किसी भी एसिड का हम लोग लिख पाएंगे। देखिए HNO2 नाइट्रस एसिड है, इसका अगर एनहाइड्राइड बोला जाए तो वो क्या बनेगा, तो सब लोग N2O3 N2O3 तो डबल कर दो। N2O3 अगर एक ही हाइड्रोजन इसको डबल कर लो और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा N2O3। N2O3, ये जो N2O3 आ रहा है तुम्हारा, ये किसका एनहाइड्राइड है, नाइट्रस एसिड का। एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो नोट करो इसको। तो एनहाइड्राइड एक जनरल वर्ड है, किसी भी एसिड से अगर इस टाइप से पूछा जाए तो वहां पे सोच सकते हो। अगर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था इसके पास, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर रहे थे। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर रहे हैं। बिल्कुल मेटाप्रिफिक्स के लिए क्या चाहिए, वहां पे कम से कम 3 हाइड्रोजन एटम चाहिए वहां पे। और वो भी मैंने बताया यहाँ पे कि मेटाप्रिफिक्स जो यूज किया जाता है मेनली फास्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड के केस में यूज किया जाता है। मेटा फास्फोरिक एसिड, मेटा बोरिक एसिड, इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। दैट मींस अगर एसिड यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो चाहिए कम से कम 1 हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ पा रहा है। कल का मैं बताता हूँ इसमें, कल का लेक्चर का क्या होगा, इसमें कुछ एग्जांपल देख लें यहाँ पे पहले। और ये क्या रहा तुम्हारा इस टाइप से। अब देखो इसमें अगर कुछ स्पेस हो तो एक एसिड छूट गया इसमें, यहाँ पे तुम्हारा लिखना है इसमें, जो तुम ऑक्सी एसिड्स लिख रहे थे यहाँ पे। तो ऑक्सी एसिड्स में से 2 एसिड मेनली और है, जो कि HClO3। इसको भी 2 लाइन तो होगा वहां पे या ऊपर या कहीं नीचे लिख लोगे। HClO3 को बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसको भी ऐड कर दोगे वहां पे ऑक्सी एसिड्स में ही। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड, HClO3 को।
और इसमें से एक ऑप्शन अगर कम कर दिया जाए HClO2, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? Chlorous. क्लोरस एसिड। क्लोरस Chlorous acid. इसको भी ऐड कर लेते हैं यहीं पे, ऑक्सी एसिड्स में जहाँ पर वो लिखे हुए हैं सारा, इसको भी ऐड कर लोगे वहीं पे। HClO3 को क्लोरिक एसिड और HClO2 को क्लोरस एसिड। बिल्कुल 3 हाइड्रोजन चाहिए वहां पे, तभी जब हम लोग 2 हाइड्रोजन को बाहर भी कर देंगे वाटर के फॉर्म में, तो एक हाइड्रोजन जब रहेगा वहां पे, तभी हम लोग उसको मेटाप्रिफिक्स लिख पाएंगे वहां पे। HClO3 को क्या बोल रहे हैं? क्लोरिक एसिड, और HClO2 को क्लोरस एसिड। ये भी याद रखना है यहाँ पे, सेम पैटर्न पे आ रहा है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड था, उसी पैटर्न पे ये भी है, क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड। अब मैंने यहाँ पे क्लोरीन के लिए लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये फिर अब क्लोरीन की जगह आयोडीन आ जाए यहाँ पे HiO3, इसका नेम क्या हो जाता है? आयोडिक एसिड। Iodic acid. ये बिल्कुल मैंने क्लोरीन के लिए लिखा हुआ, बट वो सबके लिए वैलिड है। ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या रहेगा वहां पे? आयोडिक एसिड। और यहाँ पे अगर HO2 आ जाता तो है ये आयोडस एसिड। क्लियर है? यहाँ पे है तो 3 है तो इक एसिड, और 2 है तो अस एसिड। जनरली हमें यही रहेगा यहाँ पे, अगर ऑप्शन ज्यादा है तो इक एसिड, कम ऑप्शन, उससे एक कम ऑप्शन आ गया तो अस एसिड। चलो ठीक है, यहाँ पे है तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल लास्ट में ये देखना है, तो मैं कर ली, कॉपी कर लिया था सब लोग? Sir, 1 minute. Yes, sir. कॉपी कर लो उसको। यस सर। तो ठीक है, ऊपर पे रीच कर देगा। बस एक एग्जांपल यहाँ पे लेना है। अब तुमसे पूछा जाए अगर कि क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या हो, सोच के बताना है तुम्हें। एनहाइड्राइड एक क्वेश्चन है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ क्लोरिक एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ क्लोरिक एसिड? क्लोरिक एसिड, सोच के बताओ, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Cl2O2. आराम से करना है। Cl2O5. सही है, बिल्कुल Cl2O5। तो सबसे पहले सोचना कि क्लोरिक एसिड क्या होता है। तो क्लोरिक एसिड अभी मैंने बताया HClO3। अब इसमें से एनहाइड्राइड बोला जा रहा है, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल को कैसे बाहर? इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, तो इसको डबल कर लो। और जैसे डबल करोगे यहाँ पे, तो डबल करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना है, तो डबल तो पूरा हो जाएगा ये। दैट मीन्स ये क्या होगा? Cl2O5। ये तुम्हारा एनहाइड्राइड आ गया। इसी में अलग अलग ऑप्शन रहेगा तुम्हारा, Cl2O, मतलब जो भी इस टाइप से रहेगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें। आई थिंक अभी एनहाइड्राइड वाला टर्म क्लियर हो गया कि एनहाइड्राइड अगर कभी पूछा जाता है तो उसको कैसे यूज करना है वहां पर। और अगर डायक्लिक 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे। चलो सर, ये तो हम देख रहे थे मेनली मेटा प्रीफिक्स, और उसमें कुछ एनहाइड्राइड वाला टर्म आ गया तो उसको देख रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें और भी कुछ रहता है, पायरो प्रीफिक्स, थायो प्रीफिक्स, अलग अलग प्रीफिक्स रहता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी बिन वाले पार्ट को नहीं करना है, लेकिन जो लोग J2 के हो उनको भी पहले पीरियड टेबल को होमवर्क अभी लोग कंप्लीट डिस्कस नहीं किए हैं, वही होमवर्क हम लोगों को करना है। और कल का जो लेक्चर रहेगा, क्योंकि बिन में बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए अब नहीं है, इसमें एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा बिन। तो कल का जो लेक्चर रहेगा हम लोग, जो पीरियड टेबल का पार्ट है, मेनली जो J3 में है, मतलब कुछ पीरियड टेबल का 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, तो जो लोग J2 के जो वो भी उसमें अटेंड कर सकते हो, एज ए रिवीजन हो जाएगा। उसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट, वो हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। एटॉमिक रेडियस हम लोग देखेंगे, जो कि J3 का जो कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसमें 2-3 लेक्चर उसको लोग कवर कर लेंगे। देन फिर हम लोग मतलब नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग यही सीक्वेंस रखेंगे, मोस्टली वो पीआईएम को आगे बढ़ाएंगे,
और एक दो लेक्चर जो रहेगा जो पीरियड टेबल का रहेगा वो J3 का हो जाएगा वहां पे, और J2 का एक एज ए रिवीजन, एक रिवीजन लेक्चर की तरह हो जाएगा तुम्हारा। तो 2-3 लेक्चर में रिवीजन भी हो जाएगा J2 का, और J3 का भी जो भी बच्चा आए इसमें 15, जितने बच्चे 14 या 15 आए इसमें उसका सिलेबस भी प्रॉपर हो जाएगा पीरियड टेबल पर। क्लियर है? तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें वो एटॉमिक रेडियस इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे J2 वालों को भी अटेंड करना है इसमें, जो कि एज ए रिवीजन लेक्चर है, पीरियड टेबल का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो वहां से अटेंड कर सकते हो। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीजें हम लोग करेंगे वहां पे अभी। और फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। कल का लेक्चर ऑफलाइन नहीं, कल का शायद पहला लेक्चर ही है मेरा, तो फर्स्ट लेक्चर तो ऑनलाइन ही रहेगा। सेकंड कार्ड रहा था तो लोग सोच भी सकते थे सेंटर पे आके मैं लेक्चर ले लूँ, बट ऑफलाइन लेक्चर के लिए तो मैं कराया जाएगा वहां पे, मतलब ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा कि कब उससे ऑफलाइन हो रहा है। बाकी एक दो बच्चे अगर सेल्फ स्टडी के लिए आते हो, जो नजदीक आते हो, तो उनके लिए बस वहां पे कराते हो तो अटेंड कर सकते हो, बाकी वो अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। चलो ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में कल का लेक्चर में मिलेंगे, पीरियड टेबल को देखेंगे, और बाकी से कि पीरियड टेबल 2-3 लेक्चर हो जाता है, J3 का भी कवर हो जाएगा, तो हम लोग डिस्कशन फिर साथ में ले लेंगे। और बाकी BIN को जब नेक्स्ट लेक्चर होगा BIN का, तो इसको बस रिवाइज करके आ जाना है, क्योंकि इसका कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे BIN का कुछ तो सॉल्व कर सकते हो, बट कुछ चीजें जो हम लोग नहीं पढ़े उसका भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे दिक्कत जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लो, 1-2 लेक्चर, जब हम लोग BIN का एक लेक्चर और हो जाएगा तो फिर सारे एक्सरसाइज 1 2 अच्छे से कर पाओगे पूरा ही। तो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड यहीं पे कर रहा हूँ, तुम्हारा अभी नेक्स्ट लेक्चर फिर फिजिक्स का होगा। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सेक्शन है वो पढ़ चुके होगे फिजिकल केमिस्ट्री में, वो सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी यहीं पे। थैंक यू सर, बाय। बाय।